तो दोस्तों कैसे हो आप। मैं आपके साथ आज फिर सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, मैंने आपको प्रदूषण की 2 वीडियो डाल दी हैं। ये प्रदूषण के बारे में लास्ट तीसरी वीडियो है। इसके बारे में फिर पढ़ते हैं। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को मैंने बता दिया है। अब पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या होता है? मृदा प्रदूषण मृदा में विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट द्वारा, जो मृदा मिट्टी है उसमें विभिन्न प्रकार के अवशिष्टों द्वारा लाया गया अवांछित परिवर्तन। मतलब जो मृदा है उसमें विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट मतलब कूड़ा करकट वगैरह, इनसे लाया गया परिवर्तन, ऐसा अवांछित परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, मृदा में जो होने वाला अवांछित परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। जैसे कृषि उर्वरक, आपकी जो धान की खेती है उसमें डीडीटी वगैरह जो भी कीटनाशक दवा देते हैं, कृषि उर्वरक। मृदा अपरदन, मिट्टी का अपरदन, डलना बहना। झूम कृषि, दोस्तों झूम कृषि होती है आपकी असम के अकॉर्डिंग, असम की तरफ जो इसमें क्या करते हैं, जो खेत को खाली छोड़ देते हैं जगह को, उसमें फिर खरपतवार है उसको जला देते हैं। तो जला के बाद फिर उसके थोड़ी थोड़ी खुदाई करते हैं, इस तरीके से झूम कृषि, उसमें भी मृदा प्रदूषण फैलता है। ठीक है, ये आपका कुछ मृदा प्रदूषण के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए अब पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? आवश्यकता से अधिक शोर या ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। मतलब आवश्यकता से अधिक बोलना, अधिक शोर करना, वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जो पत्तियों का जो प्रदूषण है वो 20 डेसिबल तक बताया गया है। अगर पत्तियों का प्रदूषण 20 डेसिबल से अधिक हो रहा है, पत्तियों का शोर, तो वो प्रदूषण में आ जाएगा। हमारी जो मनुष्य की जो सामान्य बातचीत है वो 60 डेसिबल, मनुष्य की जो सामान्य बातचीत है वो 60 डेसिबल तक है। अगर 60 डेसिबल से अगर ऊपर बातचीत होती है तो वो शोर या प्रदूषण के रूप में आ जाएगा। ट्रक, जो आपके वाहन है ट्रक, इसका 80 डेसिबल, और जेट इंजन वगैरह ये 120 से 150 डेसिबल तक। ठीक है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है दोस्तों वो डेसिबल में मापी जाती है। आपकी जो ध्वनि है, ध्वनि मापने का जो यंत्र है, जो तीव्रता मापने की जो यंत्र है वो डेसिबल में मापी जाती है। और मैंने आपको बताया था जो ओजोन परत है उसकी जो मोटाई है वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ठीक है, हरे पौधे उच्च ध्वनि प्रदूषित क्षेत्रों में अधिक हैं। जो हमारे हरे पौधे हैं वो जहाँ उच्च ध्वनि प्रदूषण, यहाँ ध्वनि का अधिक प्रदूषण होता है, वहां हरे पौधे अत्यधिक लगाए गए हैं, क्योंकि इनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। हरे पौधों में ध्वनि तरंगों को अवशोषित ग्रहण करने की क्षमता होती है। अगर कहीं पे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो वहां पे जो हरे पौधे हैं वो ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। क्या होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण? आयनीकरण विकिरण, जैसे आपका एक्स किरण के कारण कैंसर रोग उत्पन्न होता है। कैंसर, ट्यूमर जैसे ये रोग हैं वो एक्स किरणों के कारण उत्पन्न होते हैं। स्ट्रांसियम, जिसका परमाणु क्रमांक 90 है, स्ट्रांसियम से अस्थि कैंसर होता है। जो आपका स्ट्रांसियम है, केमिस्ट्री में देखिएगा, स्ट्रांसियम 90 परमाणु क्रमांक है, उससे अस्थि कैंसर होता है तथा ऊतक नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो हमारे शरीर में ऊतक हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आयोडीन आई 131, इसका परमाणु क्रमांक है 131, से अस्थि मज्जा और प्लीहा को हानि पहुंचती है। जो आयोडीन है उससे अस्थि मज्जा रोग होता है और जो आपका प्लीहा है उसको हानि पहुंचती है आयोडीन 131 से। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 ईस्वी में जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में रेडियोधर्मी विस्फोट के कारण अधिक जनहानि हुई थी। आपका जो जापान है उसमें उसके 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, इनमें रेडियोधर्मी
विस्फोट के कारण अधिक जनहानि हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 1945 में। और आपका पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लगभग 1918 तक हुआ था, ठीक है, 1914 में स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों झारखंड क्षेत्र में बहने वाली दामोदर नदी अत्यधिक प्रदूषित नदी है। जो झारखंड क्षेत्र में आपकी जो दामोदर नदी बहती है वो अत्यधिक प्रदूषण करती है, यहाँ पर प्रदूषित नदी है, ठीक है। दोस्तों कुछ नोट नियम बताए मैंने इंपोर्टेंट आपके लिए। पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। हम जो पानी पीते हैं, जो पेयजल है, उसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन Cl17 परमाणु क्रमांक क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। वायु प्रदूषण को कम करने में अशोक के पेड़ों का महत्वपूर्ण माना जाता है। आपका जो वायु प्रदूषण है, अगर उसको कम करना है तो उस कम करने के लिए जो आपका पेड़ वो जिम्मेदार है, वो अशोक के पेड़ को जिम्मेदार माना जाता है। अशोक के पेड़ से जो वायु प्रदूषण है वो कम हो जाता है। दोस्तों ऐसे भोपाल में गैस रिसाव त्रासदी हुआ था, इसमें MIC बोले थे, मिथाइल आइसोसाइनेट, 1984 में ये घटना घटी थी। तो वहां पे भी उससे भी अधिक प्रदूषण हुआ था। गैस रिसाव कहां पे? भोपाल में। इसमें मिथाइल MIC मिथाइल आइसोसाइनेट 1984 1984 में घटना घटी थी। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख नीतियां एवं अधिनियम। जो पर्यावरण के बचाव के लिए, संरक्षण के लिए जो नीतियां और जो अधिनियम बनाए गए थे उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। वनों के जीवों की कैसी सुरक्षा की जाए, ये आपका 1972 में आया था, 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना आपकी ये 1972, एक साल बाद वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के एक साल बाद 1973 में आया था, 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना 1973 में आई थी अधिनियम वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के बाद। फिर आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण पर नियंत्रण जो बोर्ड आया था वो आपके टाइगर परियोजना के तुरंत एक साल बाद 1974 में आया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में आया था। आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना है आपकी 1973 में आई थी, इसके तुरंत एक साल बाद, ठीक है। फिर आया था जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड, जल के प्रदूषण पर निवारण एवं उस पर नियंत्रण अधिनियम, ये भी आपका 1974 में आया था, 1974 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आपका जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण दोनों एक साथ आए थे 1974 में, 1974 में। उसके तुरंत 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर, वन संरक्षण अधिनियम आ गया था 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम आ गया था 1980 में। थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आ गया था। दोस्तों गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो भारत है उसके 33% पर वन होना चाहिए, लेकिन अब आपके 21 लगभग परसेंट पर, 22% पर वन है, तो बहुत कम है। चलिए वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, जब वन आएंगे तो दोस्तों वन के बाद वायु आएगी, तुरंत एक साल बाद 1981 में, 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर 1981 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वन संरक्षण अधिनियम के तुरंत एक साल बाद 1981 में आ गया था। वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, 1986 में। जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बना था वो 1986 में बना था। जब वायु आई थी तो वायु बाद पर्यावरण आएगा,
जो 1986 में आया था। ठीक है, मॉन्ट्रियल संधि, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। मॉन्ट्रियल संधि 1987 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तुरंत एक साल बाद 1987 में मॉन्ट्रियल संधि हुई थी, जो कनाडा में हुई थी ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक है, 1987 में। राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, ये आपका 1995 में आया था। आपका ये टोटल 7 साल बाद 8वीं साल आ गया था, आफ्टर 7 ईयर्स बाद 1995 में। राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड आया था 1995 में। ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट थे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं में से कोई एक पूछा जाएगा। आप 101% पूछे जाते हैं। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था 1972 में, टाइगर उसके बाद 73, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 74, जल अधिनियम, ये दोनों एक साथ आए थे। ये दोनों एक साथ आए थे 1974। आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आ गया था। उसके बाद वायु आई थी प्रदूषण नियंत्रण पर 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। उसके बाद मॉन्ट्रियल संधि तुरंत वन ईयर बाद 1987। और आपका राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड 1995। दोस्तों, वनों के संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए कुछ शोधकर्ता होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके लिए एक पुरस्कार दिया जाता है। उसे कहते हैं उसे कहते हैं राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, इसकी जो शुरुआत है वर्ष 1998 में स्थापित हुआ था। इसकी जो स्थापित हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी। राजीव गांधी जीव संरक्षण पुरस्कार, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1998 में शुरुआत हुई थी। वन्य जीव संरक्षकों को यह पुरस्कार है जो वन्य के जीवों के संरक्षकों को, अधिकारियों को और शोधकर्ताओं को राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रदूषण के बारे में जितनी भी जानकारी थी मेरे पास, जितनी भी नॉलेज थी, मैंने आपको दी। और आपको कोई भी कमी हो, मैंने सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।